हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम जनसंख्या और नगरीकरण को कंप्लीट कवर करेंगे। इसी में भारत वाला भी देखेंगे और उत्तर प्रदेश वाला भी देखेंगे। यूपी पीसीएस आरओ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये, और कभी कभी इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी एकदम नहीं पूछे जाते हैं। तो आप ये श्योर होकर चलिएगा कि हो सकता है इस बार ज़्यादा पूछ लिया जाए, और अगर पूछा जाएगा तो 2011 वाली ही जनगणना का पूछा जाता है, क्योंकि हर 10 साल पे जनगणना होती है। इस बार 21 वाली नहीं हुई है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि जनगणना में लेट हुआ है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे जातिगत जनगणना, और ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे फंस रहे हैं। इस वजह से अभी 21 वाली जनगणना नहीं हुई है, तो हमें 11 वाली ही पढ़नी पड़ेगी, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेंशन रहेगा उसमें कि 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे। तो ये आरओ में तो 2021 वाले में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जनगणना से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो चलिए शुरू करेंगे। ये सभी नोट्स वगैरह या जो बाकी के सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, करंट अफेयर है मंथली वाला या घटनासार का, या टेस्ट वगैरह हैं, क्विज हैं, वो आपको यूपी पीसीएस आरओ और जो कंबाइंड पेड ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके आप ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। सभी चीज़ें उसमें मेंशन है कि क्या कैसे मिलेगा और कैसे ज्वाइन करना है, पूरा प्रोसेस उसमें बताया गया है। इसी में हम वो भी देखेंगे जो यूएनएफपीए की रिपोर्ट आती है 2024 में, जुलाई में रिपोर्ट आई है, उसको भी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी विश्व की? तो स्वीडन में हुई थी 1749 में। 1749 में सबसे पहली बार विश्व में जनगणना हुई थी स्वीडन में। और पहली बार 10 की जनगणना कहाँ पे हुई थी विश्व में? तो अमेरिका में हुई थी 1790 में। भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में हुई थी, और इस टाइम पे गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड मेयो के टाइम पे। लॉर्ड मेयो के टाइम पे पहली जनगणना 1872 में। फिर पहली भारत में 10 की जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे। अब इसमें एक चीज़ पूछा जा सकता है कि पहली जब 10 की जनगणना हुई थी, इस टाइम पे जनगणना आयुक्त कौन थे? तो WC प्लॉडेन इस टाइम पे जनगणना आयुक्त थे। इसको एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि महान विभाजक या फिर ग्रेट डिवाइड ईयर किसको कहा जाता है? तो 1921 को कहते हैं, क्योंकि 1911 और 1921 के बीच में जनसंख्या में वृद्धि न्यूनतम रही थी। पहली बार वृद्धि जो है न्यूनतम रही थी, उसके बाद से लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो ये थी -0.31%, इसीलिए इसको महान विभाजक वर्ष कहा गया है 1921 को। अब 2011 की जनगणना का अगर क्रम पूछा जाए कौन सा ये क्रम था, तो 15वीं जनगणना थी। और आज़ादी के बाद की बात करी जाए तो ये 7वीं जनगणना थी। आज़ादी के बाद ये हमारी 7वीं जनगणना थी 2011 वाली। जनगणना संबंधी जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल नंबर 246 है। उसके तहत आर्टिकल नंबर 246 के तहत इसको संघीय विषय में रखा गया है। जो केंद्र सूची का विषय होता है उसमें इसको रखा गया है। और अगर अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची के तहत आएगा। क्रमांक की बात करें तो क्रमांक 49 आएगा। लेकिन अगर बात की जाए जनसंख्या नियंत्रण की, तो वो समवर्ती सूची में है। यहाँ पे अगर जनगणना की बात करी जा रही है तो संघीय सूची में आएगा, और जनसंख्या नियंत्रण की बात करी जाएगी, परिवार नियोजन की बात करी जाएगी, तो वो समवर्ती सूची में आएगा। अब एक अधिनियम आया था 1948 में, जो कि जनगणना अधिनियम 1948, और ये किसके द्वारा पेश किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इसको पेश किया गया था। हमारा जनगणना करने के लिए जो मंत्रालय जिम्मेदार है वो कौन सा मंत्रालय है? तो गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय का महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कार्यालय जो होता है वही जनगणना कराता है। अब हम वैसे तो हमारी जनगणना 1872 में हुई थी पहली बार, लेकिन उससे भी पहले इलाहाबाद और बनारस में जनगणना कराई जा चुकी थी। जेम्स प्रिंसेप ने ये जनगणना कराई थी। इलाहाबाद में 1824 में और बनारस में 1827-28 में जनगणना हुई थी। तो 2 शहर यहाँ पे याद रखने हैं, इलाहाबाद और बनारस। अगर स्टेटमेंट आ जाए तो इस तरह से पूछा जा सकता है। ये हमारे सिलेबस में है ये टॉपिक, और 2011 के बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है, तो उल्टे सीधे क्वेश्चन भी ऐसे स्टेटमेंट वाइज आ सकते हैं। तो मैंने सभी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं। प्रमुख घटनाएं जो हुई थी जनगणना के बारे में जो इम्पोर्टेंट हैं, तो 1881 में जो जनगणना हुई थी इसमें क्या क्या शामिल किया गया था? तो पूरा ब्रिटिश भारत शामिल था जब पहली जनगणना हुई थी, तो पहली 10 की जनगणना। और इसमें कश्मीर शामिल नहीं था, फ्रेंच वाले जो उपनिवेश थे वो शामिल नहीं थे, पुर्तगाली उपनिवेश इसमें शामिल नहीं थे। बाकी सभी चीज़ें थी कश्मीर, फ्रेंच और पुर्तगाली उपनिवेश को छोड़कर। फिर 1891 में जब जनगणना हुई तो इसमें वर्तमान जो वर्मा है यानी म्यांमार का ऊपरी हिस्सा इसमें शामिल था, कश्मीर भी इसमें शामिल था, सिक्किम को भी इसमें शामिल किया गया था। तो 91 वाली में वर्मा को भी शामिल किया गया था। इस तरह से स्टेटमेंट बन सकता है। 1901 की जनगणना में बलूचिस्तान भी शामिल था, पूरा वर्मा शामिल था। अभी तक केवल उत्तरी हिस्सा शामिल था, ऊपरी हिस्सा। अब पूरा वर्मा को शामिल कर लिया गया था 1901 की जनगणना में। अंडमान निकोबार इसमें शामिल था, कश्मीर भी इसमें शामिल था। तो 1901 में सब कुछ शामिल कर लिया गया था 1901। फिर 1921 की जनगणना क्यों इम्पोर्टेंट है? इसमें जो है 10 की वृद्धि में गिरावट आई थी, जो भी हमने देखा था महान विभाजक वर्ष इसको कहते हैं। 0.31% की गिरावट इसमें आई थी।
इसीलिए तब से ये बढ़ती जा रही है 1921 के बाद से। नेक्स्ट बात करेंगे, अब 1931 की जनगणना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। 1931 में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी और अभी हाल ही में जो बात की जा रही है बिहार में भी पहली बार जाति आधारित जो है जनगणना होगी। लेकिन वैसे बात करें तो 1931 में हुई थी। तब से जो भी आरक्षण के तहत जो भी योजनाएं वगैरह चलाई जाती हैं इसी जनगणना के आधार पर अभी भी चलाई जाती हैं, इसीलिए अब जाति आधारित की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं 1951 की जनगणना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद की ये पहली जनगणना थी, आज़ादी की पहली जनगणना है ये, और इसमें जम्मू कश्मीर शामिल नहीं किया गया था। और ये अगर पूछा जाए 51 वाली जनगणना जो है हमारे कौन से नंबर की जनगणना थी, तो 9th नंबर की थी। इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे हमारी साक्षरता कितनी थी। तो इस तरह से भी देखेंगे इसको कि मतलब 51 में हमारी जनगणना हुई थी, उसी टाइम इसको काउंट किया जाएगा, तो 18% हमारी उस टाइम पे जनगणना थी। यह पूछा जा सकता है कि आज़ादी के बाद पहली जनगणना में साक्षरता लिंगानुपात वगैरह कितना था, तो लिंगानुपात था 946, साक्षरता थी 18%, जीवन प्रत्याशा यहाँ पे बहुत कम थी, तो 32 साल केवल जीवन प्रत्याशा थी। कोई व्यक्ति अगर पैदा होता है उसके बाद कब तक जीवित रहेगा औसतन वही होती जीवन प्रत्याशा, तो 32 साल थी। जनसंख्या हमारी थी 36,10,98,090। वर्तमान में हमारी जनसंख्या जो है 142 करोड़ पहुंच गई अगर स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट की बात करें तो। नेक्स्ट बात करेंगे 10 की वृद्धि उस टाइम पे कितनी हुई थी, जब 1941 से लेकर 1951 के बीच में, 41 से 51 के बीच में 13.5% हमारी 10 की वृद्धि हुई। नेक्स्ट बात करेंगे 1971 की जनगणना की, तो ये 11वीं जनगणना थी हमारी। सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी नहीं देख रहे हैं, 61 वाली देखिए हमने छोड़ दिया। 71 वाली में बात करें तो इस जनगणना में इसी के आधार पर आज भी चुनाव होते हैं। यही जो थी यही वाली जनगणना 61 से लेकर 71 वाला जो दशक था इसमें जनसंख्या में वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई थी। तो ये पूछा जाता है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस दशक में हुई थी, 61 से 71 के बीच में 24.80% की वृद्धि हुई थी। उसके बाद 81 की जनगणना जो है, यहाँ पे चुनाव जो होते हैं आज भी 1971 वाली जनगणना से होते हैं। पहले ये केवल 2000 तक, सन 2000 तक कहा गया था कि जो 2000 तक चुनाव होंगे वो 1971 की जनगणना के अनुसार होंगे, लेकिन फिर सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ही इसको चेंज कर दिया गया था कि 2026 तक जितने भी चुनाव होंगे वो 1971 की जनगणना के अनुसार होंगे। अब 1981 की जनगणना की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि इसमें कितनी रही थी, तो 24.66% रही थी। इसमें भी ज़्यादा थी लेकिन इसके मुकाबले कम थी। उसके बाद से 81 के बाद से धीरे धीरे जनसंख्या जो है हमारी कम होने लगी थी। जो वृद्धि दर है वो कम होने लगी थी, जनसंख्या तो फिर भी बढ़ रही थी लेकिन वृद्धि दर उसकी कम हो रही थी। 1991 की जनगणना की बात करें तो 7 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा पढ़ लिख सकता है अगर, तब उसको साक्षर में काउंट किया जाएगा। 1991 के पहले ये 4 वर्ष था कि 4 वर्ष से कम का बच्चा अगर पढ़ लिख सकता है तो उसको साक्षर बोला जाएगा। तो यही चीज़ इसके लिए जरूरी थी। अब 2011 की जनगणना देखते हैं, तो जनगणना आयुक्त हमारे कौन थे 2011 में, सी चंद्रमौली। 2011 में सी चंद्रमौली। वर्तमान में कौन है, तो विवेक जोशी हैं। मैस्कॉट हमारा शुभंकर क्या था, तो प्रगणक शिक्षिका। आदर्श वाक्य था हमारा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और भारत की जनगणना विश्व में, भारत की जनसंख्या जो है टोटल हमारे विश्व में कितनी है, तो 17.5%। टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का इंडिया में 17.5% रहता है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस पर लिखा रहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें लिखा रहता है। कुल जनसंख्या हमारी 2011 में कितनी थी, तो 1 अरब 21 करोड़ लगभग हमारी जनसंख्या थी, और अब जो है 142 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। तो पुरुष जनसंख्या हमारी है 51% और महिला जनसंख्या जो हमारी 48% है। लिंगानुपात है हमारा 943, शिशु लिंगानुपात कितना है 919। टोटल लिंगानुपात 943, शिशु लिंगानुपात 919। ग्रामीण जनसंख्या है 68% और नगरीय जनसंख्या है 31%। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नगरीय जनसंख्या कितनी है इंडिया की, 31%। साक्षरता कितनी है अंतिम आंकड़ों के अनुसार है ये, तो साक्षरता है हमारी टोटल 74%। पुरुषों की ज़्यादा है, कितनी है, औसतन से ज़्यादा है 82%। महिलाओं की है 65%। आगे बात करेंगे जनसंख्या घनत्व तो हमारा कितना है, पर वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, तो 382 औसतन व्यक्ति रहते हैं पर किलोमीटर, 382। धार्मिक जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा हिंदू होंगे, 79% लगभग हिंदू हैं। मुस्लिम है उसके बाद सेकंड नंबर पे। सबका परसेंटेज नहीं याद रखना, बस क्रम याद रखना है। पहले पे हिंदू आएंगे, सेकंड पे मुस्लिम, उसके बाद पहले ईसाई आएंगे, उसके बाद सिख आएंगे। यहाँ पे इंडिया की अगर धार्मिक जनसंख्या की बात करें तो ईसाई पहले आएंगे, सिख बाद में, और बौद्ध पहले आएंगे, फिर जैन आएंगे। तो ये याद रखना है, पहले हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन। और 0.2% लोगों ने अपना रिलीजन नहीं बताया, नो रिलीजन कहा। तो ये है धार्मिक जनसंख्या। नेक्स्ट बात करते हैं
सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ठाणे है महाराष्ट्र का, और न्यूनतम जनसंख्या दिबांग घाटी में अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। टोटल भारत की जनसंख्या का 16.51% यूपी में रहता है। सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे बिहार है, फोर्थ पे है पश्चिम बंगाल और फिफ्थ पे है आंध्र प्रदेश। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे पे पश्चिम बंगाल, पाँचवें पे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेशों में कौन से केंद्र शासित प्रदेश की सबसे ज़्यादा है? तो दिल्ली की। सेकंड पे पुदुचेरी आता है, थर्ड पे आता है चंडीगढ़। सबसे ज़्यादा दिल्ली की जनसंख्या है। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में, फिर मिजोरम का नंबर आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश का। शीर्ष 3 जरूर याद रहने चाहिए, पहले सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे कम है लक्षद्वीप में, उसके बाद अंडमान निकोबार का नंबर आएगा, फिर दादर नगर हवेली, दमन दीव। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो मेघालय में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि कहाँ पर हुई थी 2011 की जनगणना के अनुसार? तो मेघालय में हुई थी 27.9% की वृद्धि। सेकंड पे आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार, मणिपुर और जम्मू कश्मीर आएगा। सबसे नंबर 1 पे वृद्धि में मेघालय आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो दादर नगर हवेली में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है और यहाँ पे 55% की वृद्धि हुई है। अगर यहाँ पे देखा जाए मेघालय में तो केवल 27% की वृद्धि हुई है, लेकिन दादर नगर हवेली में इससे भी ज़्यादा हुई है। तो अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को दोनों को एक साथ रख दिया जाएगा तो ज़्यादा वृद्धि दादर नगर हवेली में हुई होगी। नेक्स्ट बात करेंगे न्यूनतम दशकीय वृद्धि कहाँ पे हुई है? तो नागालैंड में निगेटिव वृद्धि हुई है 0.6% की यहाँ पर नागालैंड में वृद्धि हुई है। फिर सेकंड पे केरल आएगा, फिर लक्षद्वीप आएगा, फिर अंडमान निकोबार आएगा। आगे बात करेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, फिर है पुदुचेरी में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में। नंबर 1 पे केरल है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जाए तो दमन दीव और दादर नगर हवेली सबसे पहले नंबर पे आएगा। यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक साथ चल रहे हैं, अगर दोनों को ऑप्शन में रख दिया जाए तो कौन नंबर 1 पे रहेगा? तो पहले यहाँ पर सर्वाधिक में केरल नंबर 1 रहेगा। न्यूनतम अगर बात की जाए तो दमन दीव नंबर 1 रहेगा। न्यूनतम लिंगानुपात में सेकंड कौन रहेगा? तो सेकंड पे चंडीगढ़, थर्ड पे दिल्ली और फोर्थ पे हरियाणा। सिर्फ राज्य अगर दिए रहेंगे तो न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है? हरियाणा में। राज्यों में लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में, और सबसे ज़्यादा केरल में। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वाधिक साक्षरता की, तो साक्षरता में नंबर 1 है केरल, फिर है लक्षद्वीप, फिर मिजोरम का नंबर आता है, फिर गोवा का। सबसे ज़्यादा साक्षरता है केरल में, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है। आगे बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता कहाँ पे है? तो न्यूनतम है बिहार में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश आएगा। अगर यहाँ पे 6वें नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाएगी तो जम्मू कश्मीर यहाँ पे सबसे पहले आएगा, केवल केंद्र शासित प्रदेशों में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता केरल में, सर्वाधिक साक्षरता महिलाओं में, पुरुषों में, टोटल साक्षरता में, सब में केरल नंबर 1 है। उसके बाद लक्षद्वीप आएगा, फिर मिजोरम। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ है? तो न्यूनतम है बिहार में, वैसे भी न्यूनतम है, महिलाओं पुरुषों सब में न्यूनतम है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं अधिकतम जो महिला साक्षरता है, ये चीज़ देख लीजिएगा। अधिकतम महिला साक्षरता केरल में है, उसके बाद मिजोरम का नंबर आता है, फिर लक्षद्वीप का। सबसे ज़्यादा साक्षरता में केरल नंबर 1 है, फिर मिजोरम है, फिर लक्षद्वीप है। नेक्स्ट बात करेंगे न्यूनतम महिला साक्षरता में बिहार नंबर 1 है, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सरचिप जिला है मिजोरम का, सरचिप मिजोरम। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है वो है अलीराजपुर मध्य प्रदेश का। सर्वाधिक जनघनत्व की बात की जाए 1 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं? तो बिहार में। सेकंड पे आता है पश्चिम बंगाल में, और ये जनघनत्व वाला डेटा इंपॉर्टेंट होता है, क्रम बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल, फिर चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। पहले बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश से पहले आएगा केरल जनघनत्व में, उसके बाद उत्तर प्रदेश आएगा। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम लोग रहते हैं पर किलोमीटर की बात की जाए तो। फिर मिजोरम का नंबर आएगा, फिर सिक्किम, नागालैंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या, संख्या की बात की जा रही है यहाँ पर, प्रतिशत की बात नहीं की जा रही है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, ग्रामीण वाली। टोटल भी सबसे ज़्यादा है, ग्रामीण वाली भी सबसे ज़्यादा है। और सेकंड पे आता है बिहार, थर्ड पे आता है पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में बात करें, अगर टोटल पॉपुलेशन का कितने परसेंट, सबसे ज़्यादा परसेंट कहाँ पे ग्रामीण रहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रतिशत ग्रामीण का है। इसके बाद फिर बिहार का नंबर आता है, फिर असम का। आगे यहाँ पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या यानी संख्या के आधार पर बात की जा रही है, सबसे ज़्यादा नगरी कहाँ पे रहते हैं, शहरी कहाँ रहते हैं, तो ये है महाराष्ट्र।
सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है महाराष्ट्र में, टोटल पॉपुलेशन की बात की जा रही है। और उसके बाद सेकंड पे आता है उत्तर प्रदेश, थर्ड पे आता है तमिलनाडु। ये क्रम इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे नगरीय जनसंख्या में महाराष्ट्र आएगा, सेकंड पे आएगा उत्तर प्रदेश, थर्ड पे तमिलनाडु। अब यहीं पे अगर प्रतिशत की बात कर ली जाए, सर्वाधिक नगरीय या फिर शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पर है, तो टोटल पॉपुलेशन का सर्वाधिक परसेंटेज जो है नगरीय गोवा में रहता है। उसके बाद फिर मिजोरम का नंबर आएगा, फिर तमिलनाडु का। अब बात करेंगे स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024 की, जो कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA के द्वारा इसको जारी किया जाता है। रिपोर्ट का शीर्षक है यहाँ पर टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। 2023 वाला थीम था। ये वाला मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पढ़ लीजिए। 8 बिलियन लाइस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, द केस ऑफ राइट एंड चॉइस। इस बार का 2024 का थीम एकदम याद रखेगा। रिपोर्ट का शीर्षक है टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, और UNFPA के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें कुछ प्रमुख चीज़ें हैं, जैसे 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया इस रिपोर्ट के द्वारा। और भारत की जनसंख्या वर्तमान में 1.44 अरब है, जो कि सर्वाधिक है पूरे विश्व में। सेकंड पे चीन है, जिसकी जनसंख्या 1.425 है। तो यहाँ पे 1.44 इसके चीन की है 1.42। तो ये दोनों एकदम याद रखिएगा, UNFPA के द्वारा ये जनगणना है इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं 40 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले नगर जो हैं भारत में कितने हैं। 9 है 2011 की जनगणना के अनुसार। और इनमें भी जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 3 में, बृहद मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता। इन तीनों नगरों को कहा जाता है मेगा सिटी। तो हमारे यहाँ मेगा सिटी 3 है, जहाँ पे 1 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है। 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले 3 हमारे यहाँ शहर कौन कौन से हैं, तो बृहद मुंबई है, दिल्ली है और कलकत्ता है। एक व्यक्ति थे माल्थस, ये UK के व्यक्ति थे। इन्होंने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था और इनका एक एस्से आया था, निबंध आया था, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये 1798 में इनका एस्से आया था। इसमें इन्होंने कहा था कि जनसंख्या एक बार बढ़ती जाएगी और खाना खत्म हो जाएगा सब, ऐसी जनसंख्या बढ़ाते रहोगे तो ये निराशावादी एक व्यक्ति थे माल्थस। नेक्स्ट बात करेंगे यूपी की जनगणना की 2011 के अनुसार। यूपी की जनसंख्या कितनी थी, तो 19,98,12,341 जो है। टोटल हमारी लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। और भारत की कितने परसेंट है, तो 16.5% टोटल भारत की पॉपुलेशन का यूपी में रहता है। अब यहीं पे बच्चों की बात कर ली जाए तो 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, टोटल इंडिया का 15% यूपी में रहता है, बच्चों का 15% और टोटल पॉपुलेशन का 16%। नेक्स्ट बात करेंगे यूपी से अधिक जनसंख्या किन किन देशों की है। तो अगर यूपी को एक देश मान लिया जाए तो केवल भारत की जनसंख्या से ज़्यादा होगी, चीन की, अमेरिका की, इंडोनेशिया की। 5वें नंबर पर खुद यूपी आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या में पुरुष की जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो 52% पुरुष हैं। महिलाएं कितनी है, 47%। 52% पुरुष और 47% महिलाएं। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है हमारी, तो 77% है। भारत में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है अगर टोटल जनसंख्या की बात की जाए तो। और नगरीय जनसंख्या हमारी कितनी है, तो 22% है। पूरे भारत में द्वितीय, नगरीय जनसंख्या में द्वितीय, पहले नंबर पर महाराष्ट्र आ जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दशकीय जनसंख्या में वृद्धि हमारी कितनी हुई, तो 20.23% की वृद्धि हुई है। और यूपी की जनसंख्या का घनत्व कितना है, तो 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर घनत्व है। और भारत का घनत्व कितना है, तो 382 भारत का जनघनत्व है और 829 जो है यूपी का है। ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। औसत लिंगानुपात की बात की जाए तो 912 है और पूरे इंडिया का लिंगानुपात है 943 943 है और यूपी का है 912 जो कि कम है पूरे इंडिया से। और 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है वो 902 है और भारत का 919 है। नेक्स्ट बात करेंगे यूपी में अनुसूचित जाति यानी SC लिंगानुपात 907 है और ST का लिंगानुपात 951 है। तो यहाँ पे ST वाला ज़्यादा इसलिए पूछ लिया जाता है कि नॉर्मल से ज़्यादा है, ST वाला कितना है, 951। और उत्तर प्रदेश में SC की बात करें अनुसूचित जाति की, तो टोटल जितनी इंडिया में SC जातियाँ रहती हैं, अनुसूचित जातियाँ रहती हैं, उसका 16.6% सिर्फ यूपी में रहता है। तो सर्वाधिक है ये, सर्वाधिक SC जातियाँ जो हैं अनुसूचित जाति यूपी में रहती है। और अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात की जाए तो उसका 20.69% जो है जो SC पॉपुलेशन है। यहाँ पर टोटल उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन का SC कितना है, तो 20.69%। सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या है सीतापुर में और सबसे कम है बागपत में। अब ST पॉपुलेशन की बात करें तो ST टोटल इंडिया में जितने रहते हैं उसका 1.09% ST यूपी में रहते हैं। ST उतने नहीं हैं यूपी में, 1.09% ही है टोटल भारत की ST का। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो जितनी हमारी जनसंख्या है यूपी की उसका 0.6% ST रहते हैं। सबसे ज़्यादा ST यानी अनुसूचित जनजातियाँ सोनभद्र में है और सबसे कम बागपत में है।
उत्तर प्रदेश में साक्षरता कितनी है? तो 67% है लगभग साक्षरता। पुरुषों की 10 ज़्यादा इससे है 77% और महिलाओं की इससे 10 कम है, कितनी है? 57%। टोटल है 67, पुरुषों की 77, महिलाओं की 57। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज में रहती है। यहाँ पे जिलों की बात की जा रही है, अभी नगरीय जनसंख्या भी आएगी। सबसे ज़्यादा जिले की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज में है, फिर मुरादाबाद का नंबर आता है, फिर गाज़ियाबाद का नंबर आता है। प्रयागराज, मुरादाबाद, फिर गाज़ियाबाद, फिर आजमगढ़, लखनऊ। सीट्स 3 जरूर याद होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम है यूपी में महोबा में, उसके बाद चित्रकूट का नंबर आता है, फिर हमीरपुर, श्रावस्ती, फिर ललितपुर। यही ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे कम कहाँ पे है? महोबा में। सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है वो गाज़ियाबाद में, उसके बाद वाराणसी का नंबर आता है, फिर लखनऊ, फिर संत रविदास नगर, क्योंकि एरिया कम है तो इसलिए यहाँ पे भी जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। उसके बाद फिर कानपुर नगर। पहले नंबर पे आएगा जनघनत्व में गाज़ियाबाद, फिर बनारस आता है, फिर लखनऊ आता है। नेक्स्ट बात करेंगे न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पर है? तो सबसे कम जनघनत्व है ललितपुर में, फिर सोनभद्र आता है, फिर हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। सबसे कम जनघनत्व ललितपुर में। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है? तो गौतम बुद्ध नगर पे। सेकंड पे आता है कानपुर नगर, फिर औरैया, इटावा। सबसे ज़्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, सेकंड पे कानपुर। न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो सबसे कम साक्षरता है श्रावस्ती में, उसके बाद बहराइच आता है, फिर बलरामपुर। सबसे कम साक्षरता है बहराइच में, फिर श्रावस्ती में, उसके बाद बहराइच में। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता जो है कानपुर में है। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कानपुर में है, फिर लखनऊ में है, फिर गौतम बुद्ध नगर। ये कई बार पूछा जा चुका है सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला। आगे बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि जो है, दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है? तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि, उसके बाद गाज़ियाबाद, फिर श्रावस्ती, फिर बहराइच आएगा। जो लोग गांव से शहरों की तरफ चले जाते हैं, ज़्यादातर नोएडा ही जाते हैं, तो गौतम बुद्ध नगर में ही आता है वो। तो गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुई है। फिर यहाँ पे श्रावस्ती और बहराइच आएगा। श्रावस्ती में क्योंकि साक्षरता कम है इसलिए यहाँ पे भी वृद्धि हुई है, और बहराइच में सेकंड नंबर पे साक्षरता न्यूनतम वाले में, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा वृद्धि हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे न्यूनतम दशकीय वृद्धि की। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई है? तो कानपुर नगर में, उसके बाद हमीरपुर, फिर बागपत। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है जौनपुर का, फिर आजमगढ़ का नंबर आता है, फिर देवरिया, फिर प्रतापगढ़, फिर सुल्तानपुर। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर में है, सेकंड पे आजमगढ़ आएगा। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है? तो गौतम बुद्ध नगर में न्यूनतम लिंगानुपात है। यहाँ पे जो व्यक्ति लोग जाते हैं, ज़्यादातर पुरुष ही जाते हैं, जो पलायन करके जाते हैं, उसके बाद वहीं बस जाते हैं। गौतम बुद्ध नगर में न्यूनतम लिंगानुपात है। उसके बाद बागपत आता है, बागपत और हमीरपुर सेम पोजीशन पर है, उसके बाद मथुरा, बांदा, कानपुर। सर्वाधिक और सबसे कम ग्रामीण आबादी कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी जो है वो प्रयागराज में है, और सबसे कम ग्रामीण आबादी जो है गौतम बुद्ध नगर में है। सर्वाधिक और सबसे कम शहरी आबादी कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा शहरी आबादी जो है वो गाज़ियाबाद में है, और सबसे कम शहरी आबादी श्रावस्ती में है। आगे बात करते हैं सर्वाधिक नगरीकरण का प्रतिशत कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा नगरीकरण हुआ है गाज़ियाबाद में। सबसे ज़्यादा नगरीकरण गाज़ियाबाद में, सेकंड पे लखनऊ आएगा, फिर कानपुर आता है। गाज़ियाबाद, लखनऊ, फिर कानपुर, फिर गौतम बुद्ध नगर, मेरठ वगैरह। आगे बात करेंगे 10 लाख से, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की बात करें, अगर वैधानिक नगर लिखा रहेगा तो पहले नंबर पर लखनऊ आएगा, फिर कानपुर आएगा, फिर गाज़ियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज। 1 2 3 4 5 6 7, केवल 7-10 लाख से आबादी वाले वैधानिक नगर हैं, और ये भी 7 ही हैं टोटल। जो नगरीय संकुल अभी देखेंगे तो 7 जो 10 लाख से ज़्यादा वाले हैं। पहले नंबर पे लखनऊ आएगा, फिर कानपुर आएगा, फिर गाज़ियाबाद आएगा, फिर आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय संकुलन की अब बात करेंगे। अभी तक हमने वैधानिक नगर देखे। वैधानिक नगर में लखनऊ पहले आएगा, कानपुर बाद में, और यहाँ पे पहले कानपुर आएगा नगरीय संकुलन में, फिर लखनऊ आएगा, फिर गाज़ियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। अब यूपी में धार्मिक जनगणना की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो हिंदू हैं 79.73%, और कुल अल्पसंख्यक कितने हैं? तो 20.3% अल्पसंख्यक हैं, और इनमें मुस्लिम ज़्यादा हैं जो 19.26% है। फिर सिख का नंबर आएगा। अभी हमने इंडिया के बारे में जब देखा था तो ईसाई ज़्यादा थे, सिख कम थे, लेकिन यूपी में सिख ज़्यादा हैं, ईसाई उससे कम है। और जैसे हमने इंडिया का देखा था बौद्ध ज़्यादा थे, जैन कम थे, तो यहाँ पर यूपी में जैन ज़्यादा हैं, बौद्ध कम है। फिर अन्य में आएगा 0.01%, जिसने कोई धर्म नहीं बताया है वो है 0.29%। आगे बात करेंगे यूपी की 20% से अधिक जो मुस्लिम आबादी वाले ज़िले कितने हैं? तो ये हैं 21%, क्योंकि ये जनसंख्या वाली रिपोर्ट में लिखा था तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है। तो 21 जो ज़िले हैं उसमें मुस्लिम आबादी जो है 20% से ज़्यादा है।
सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाला धर्म कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात ईसाई धर्म में है, सबसे मतलब लड़कियां ज़्यादा हैं इसमें। और सिख में जो है, सिख धर्म में सबसे कम लिंगानुपात है। यूपी की कार्यशील जनसंख्या कितनी है 2011 के हिसाब से? तो 32.9%। कुल स्लम आबादी कितनी है यूपी की? तो 3.12%। स्लम आबादी वो होती है जो झोपड़पट्टी वगैरह में रहती है, तो 3.12%। और देश में किस नंबर पे है? तो 4th नंबर पे है स्लम आबादी में। पहले नंबर पे महाराष्ट्र आता है, सेकंड पे आता है आंध्र प्रदेश, थर्ड पे पश्चिम बंगाल, 4th पे यूपी। सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला की बात करें केवल यूपी में, तो मेरठ है, मेरठ में सबसे ज़्यादा स्लम आबादी है। फिर आगरा का नंबर आएगा, फिर कानपुर, फिर लखनऊ। तो ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, पूरा इसी में आपका कवर हो जाएगा। इसी को रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम के एक दिन पहले फिर से। और वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी पीसीएस का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दे इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। लास्ट टाइम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं सब आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। इसके अलावा जो टेस्ट वगैरह है सब उसी एक ही ग्रुप में मिल जाएंगे। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।